नमस्ते, दिस इज अनामिका फ्रॉम रोलिंग पंपकिन प्रोडक्शंस और आज हमें ज्वाइन किया है संक्रांत सानू जी ने जो कि गरुड़ प्रकाशन के फाउंडर एंड सीईओ है। और आज हमारा टॉपिक है ट्रम्प की धमाकेदार इनॉग्रेशन। संक्रांत जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि ट्रम्प ने आते ही खटाखट खटाखट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए एंड एज एन इंडियन वी फील कि यार डैम, मतलब काश 10 साल बाद ही हमारे इतने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं हमारी सरकार से। सो हाउ डू यू सी दिस कि दिस रियली स्टार्ट्स द गोल्डन एरा ऑफ यूएसए? वेल, गोल्डन एरा और नॉट वो तो अभी देखा जाएगा, लेकिन डेफिनेटली ये बात क्लियर है कि ट्रम्प एक मिशन के साथ आया है। वैसे भी एज भी हो रही है, इसके बाद एक और टर्म भी उसके चांस नहीं है, तो वो एक मिशन लेके आया है और उसको बहुत सारा अत्याचार भी सहने पड़े पिछले कई सालों में, क्योंकि उसके ऊपर काफी फर्जी केस डाले गए, हर तरह से कोशिश की गई कि ये आ ना पाए इलेक्शन में। तो मुझे लगता है इस टाइम वो काफी एक पहले से ही एक एजेंडा लेकर चला है, और उसके साथ इलॉन है जो कि पूरे कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से, और ट्रम्प भी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से। एक बात हमको समझनी पड़ेगी, ट्रम्प कोई कैरियर पॉलिटिशियन तो है नहीं, है ना। पूरी लाइफ वो बिजनेस में ही रहा है, और उसकी जो टीम भी है, जैसे इलॉन जैसे लोग, वो तो पूरे बिजनेसमैन हैं। जबकि हमारे भारत में जो लोग अभी भी हैं वो सारे कैरियर पॉलिटिशियंस ही हैं, उनके पास और कोई कैरियर नहीं रहा है पॉलिटिशियन बनने के को छोड़कर, है ना। उनको बिजनेस की भी उस तरह से समझ नहीं है, कभी चलाई नहीं है। तो अगर ट्रम्प के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को ये कहूंगा कि इट्स बिजनेस लाइक, ही इज नॉट वेस्टिंग टाइम। वो ही मीन्स बिजनेस, और वो कह रहा है हाँ हाँ ये सब करना है, अगर करना है तो फिर डिले देर का है, कि करना है तो करो। लेकिन काफी सारी चीजें इसमें कोर्ट में भी चैलेंज होंगी। हाँ हाँ, तो वो ठीक है, वो चैलेंज होती रहे। ये बल्कि अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये हमको भारत में भी करनी चाहिए। हम यही डरते रहते हैं भी कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी, क्या होगा। भैया आप तो करो ना, फिर कोर्ट में होगी, फिर तब देखो, जब होगी तब, उसमें क्या प्रॉब्लम। सो डू यू थिंक इन अ वे ट्रम्प का सेकेंड टर्म जो है 4 साल के गैप के बाद हो रहा है, तो ये इन अ वे एक बून है अमेरिकन्स के लिए? ही इज कमिंग विद ऑल हिज विगर। बून, वही मैं कह रहा हूँ, बून होगा या नहीं होगा ये हमको अभी देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि एक्शन ओरिएंटेड है, ये तो क्लियर है। एक्शन के कॉन्सिक्वेंस अच्छे होंगे या बुरे होंगे, परिणाम क्या होंगे, ये तो अभी अभी ज्यूरी इज आउट जिसे कहते हैं ना। वो देखेंगे कि होगा क्या उसका परिणाम, वो देखना पड़ेगा। लेकिन काम करने की नीयत से आया है, ये स्पष्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं। So before we start specifically discussing about his plan of action and executive orders, एक छोटा सा टिप्पणी मैं चाहूंगी कि इसमें मोदी नहीं गए और जयशंकर गए हैं एंड जयशंकर वहां पे फ्रंट रो की सीट में ही बैठे थे। So you should we read too much into it कि मोदी नहीं गए? That tells us something about India's importance in front of US. नहीं नहीं, आई थिंक दैट इज एन ओवरब्लोन थिंग। वैसे भी मोदी का आना बड़ी बात हो जाती, सिर्फ इनॉग्रेशन ही हो रही है प्रेसिडेंट की, उसके अंदर अभी आपने पॉलिसी भी नहीं फॉर्मुलेट की। मोदी जाके अपना भी टाइम वेस्ट करते, और उससे कोई कुछ लाभ भी नहीं होना था। तो आई डोंट थिंक मोदी जैसे लीडर को वैसी इनॉग्रेशन के लिए वो बुला लेंगे। उन्होंने प्रेसिडेंट जी को भी बुलाया था, वो भी आया नहीं, उन्होंने भी डेप्टी भेजा। तो यदि हम बात करें इमिग्रेशन स्पेसिफिक चीज पे, ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी टू हॉल्ट इलीगल एंट्री एंड मास डेपुटेशन। सो आपको क्या लगता है कि जो कंट्रीज ये माइग्रेशन क्राइसिस से डील कर रही है, व्हाट सिग्नल डज दिस सेंड टू देम? एंड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप इसे एनआरसी सीए से कैसे कंपेयर करते हैं? नहीं, आपको ये पहले बात समझनी पड़ेगी कि ओबामा ने भी 2 से 3 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया। यानी कि बोथ डेमोक्रेट्स एंड बाइडेन के टाइम वो हुआ, लेकिन ओबामा डेमोक्रेट था, कहने को बहुत लिबरल डेमोक्रेट था, उसने भी 2 से 3 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है। इन्होंने तो इतना शोर ही मचाया है, बल्कि आपको बहुत आश्चर्य हो गया, आज कोई चार्ट बता रहा था कि यूपीए के टाइम भी भाजपा से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स डिपोर्ट हुए, बांग्लादेशी। अच्छा। यानी कि इतना शोर सीए एनआरसी के बाद के उन्होंने कुछ भी किया नहीं है, कुछ भी डिपोर्टेशन नहीं किया उन्होंने, सिर्फ शोर मचाया है, शोर मचाया है, जुतियां खाई है, जुतियां खा के खुश हो गए और कुछ काम नहीं किया। तो ये इलीगल इमिग्रेशन और डेपोटेशन की बात ट्रम्प ने लास्ट टेन्योर में भी की थी, तो लास्ट टेन्योर में क्या हुआ और फिर उन्हें इस चीज को रीइंफोर्स करने की क्या जरूरत पड़ रही है?
क्या उनके भी सिर्फ बातें ही है और एक्शन नहीं लास्ट है? टेन्योर में अगर आप चार्ट देखेंगे ना, एक चार्ट है, कई कई सारे चार्ट्स हैं, बल्कि ट्रंप ने भी एक चार्ट दिखाया था, आप उसको डाल देना। ट्रंप ने चार्ट दिखाया था जो दिखा रहा है कि बाइडेन उसकी पिछली टर्म में इलीगल इमिग्रेंट काफी डिक्लाइन किया और फिर बाइडेन की टर्म में बिल्कुल स्पाइक अप किया। बाइडेन एज अ पॉलिसी उन्होंने अलाउ किए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स टू कम इन। तो पिछली टर्म में भी थोड़ा काबू किया था, बाइडेन में बहुत बढ़ा और अब उसको वापस काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ पॉलिसी बाइडेन के टाइम में इलीगल इमिग्रेशन बहुत बढ़ गई। किस वजह से? कैसे? बेसिकली फ्री फॉर ऑल कर दिया, बहुत सारे स्टेट्स ने स्कीम्स चला दी, उन्होंने बॉर्डर को बिल्कुल खुला ही छोड़ दिया लगभग। इतने आप देखोगे बॉर्डर के थ्रू आ रहे हैं लोग, कोई रोकने वाला भी नहीं। बहुत ही बुरा हुआ है बाइडेन के टाइम में। तो और आप अगर चार्ट्स भी देखोगे नंबर की, तो नंबर बहुत बढ़ गया इलीगल इमिग्रेंट्स का बाइडेन के। शुरू में आते ही बाइडेन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए जिसके कारण इलीगल इमिग्रेशन एनकरेज हुआ, और उसने भी अच्छा। जल्दी आते ही कर दिए। यानी कि उन्होंने एक नीतिगत तौर से इलीगल इमिग्रेंट्स अंदर डाले हैं बाइडेन। तो ये डेमोक्रेट्स ऐसा क्यों करते हैं? वो अपना वोट बैंक क्रिएट करते हैं क्या? डेमोक्रेट्स क्यों कुछ कर रहे हैं इसमें तो काफी काफी स्पेकुलेशन हो सकती है। ट्रांस आइडियोलॉजी के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हो, जबकि वो लूजिंग प्रोपोजिशन है, उसमें कोई वोट वोट भी नहीं आपको मिल रहा। सारी चीजों के अंदर डेमोक्रेट्स ने जो किया है वो बेवकूफी है। लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि जैसे इलॉन तो कहता रहा है ये इलीगल इमिग्रेंट इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं कि बाद में फ्यूचर इनका वोट बैंक बनेगा, या अभी उनसे वोट पर डलवा रहे हैं इलीगली। लेकिन मुझे लग रहा है एक ग्लोबलिस्ट पॉलिसी के तहत वो कर रहे हैं। और जो फार लेफ्ट है, जो कम्युनिस्ट है, उनकी तो बाय पॉलिसी दे वांट कि केओस हो। केओस होगा तो रेवोल्यूशन होगा समाज में, तो ब्रेक डाउन होगा समाज का तो रेवोल्यूशन होगा। तो अलग अलग मोटिवेशंस है, लेकिन ओवरऑल काफी ना समझी वाली पॉलिसी रही है। अच्छा, जो बर्थ पे अमेरिका में सिटीजनशिप की बात है, उसके बारे में भी ट्रंप ने उसको बंद करने की बात कही है। पहले ये मुझे बताइए कि इस चीज को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, और इसमें बिकॉज लीगल माइग्रेंट्स के बच्चों को तो आई गेस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बहुत लोग बहुत कंट्रीज ऐसा नहीं करते। अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बिकॉज आप सोचो ना, अमेरिका एक तो इमिग्रेंट देश था। अमेरिका पूरा का पूरा सेटलर्स से ही बना हुआ है, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लगा दिया भाई जो बच्चा यहाँ पे बॉर्न होगा वो सिटीजन हो जाएगा, नेचुरल सिटीजन हो जाएगा। बल्कि ये भी लॉ में है, अमेरिकन लॉ में, जो इंडियन लॉ में नहीं है और जगह नहीं है, कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है देन यू हैव टू बी अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन। यानी कि आपका बर्थ अमेरिका में होना चाहिए या नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, तभी आपको प्रेसिडेंट बनने का हक आपको तभी है अगर आप अमेरिका में बॉर्न हो। तो अब ट्रंप ने क्या किया है, और सबसे ज्यादा जो उसके एक्शंस, एग्जीक्यूटिव एक्शंस, उसमें से ये सबसे आराम से चैलेंज होने वाला है कोर्ट्स में, बिकॉज ये सरासर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। उसने क्या कहा है कि उसी केस में ये होगा कि अगर मॉम इलीगल है तो बच्चे को सिटीजन नहीं मानेंगे, और मॉम लीगल है देन द डैड हैज टू बी एटलीस्ट अ ग्रीन कार्ड होल्डर, अ परमानेंट रेजिडेंट होना पड़ेगा और उसकी सिटीजनशिप होगी। तो बहुत सारे H1 वाले या लोग टूरिस्ट वीजा पे भी अमेरिका में आ जाते थे, टूरिस्ट वीजा में आके वहां पे बर्थ दे देते थे ताकि बच्चा उनका सिटीजन बन जाए। और एक बार बच्चा सिटीजन बन गया तो वो अपने माँ बाप को भी, जब वो 18 का हो जाएगा तो अपने माँ बाप को भी अमेरिका ला सकता है एज ग्रीन कार्ड होल्डर्स अंडर द फैमिली इमिग्रेशन। थ्रू द किड माँ बाप को इस तरह से सिटीजनशिप मिल जाती थी। हाँ, मैं आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, बल्कि उसमें जल्दी मिल जाएगी। आजकल तो ग्रीन कार्ड का बैकलॉग भी मैंने सुना है 100 साल का है। H1B की भी ये स्ट्रेटजी थी। H1B वहां पे पहुंचे और पहुंचते ही जल्दी से जल्दी किड करो ताकि वो बड़ा होना शुरू हो, उससे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन जो ट्रंप का ऑर्डर है वो उसको रोक देता है, ट्रंप के ऑर्डर से ये रुक जाएगा। अच्छा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लीगल इलीगल की कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी। कोई भी बच्चा यदि अमेरिका में पैदा है तो वो सिटीजन है। दे डिड नॉट थिंक थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एक लाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी बॉर्न होता है बच्चा अमेरिका में अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो कोई लोग कह सकते हैं कि इलीगल है तो वो ज्यूरिसडिक्शन में कहां से आ गया यूनाइटेड स्टेट्स की, आर्ग्यू कर सकते हैं। वो तो कोर्ट देखता है वो किस तरह से इंटरप्रेट करेगा कि पर मुझे लग रहा है कि वीसा होल्डर्स तो ऑब्वियसली अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है। तो आप उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनली किस तरह से मना कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कि वो कर सकते हैं अनलेस वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें। एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना
यूएस में उतना ही मुश्किल है जितना इंडिया में? उससे भी मुश्किल है। तो ये चीज हाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा? नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि पहली बात तो कोर्ट कोर्ट क्या कहता है उस पर डिपेंड करता है। मोस्ट ठीक है। लाइकली मुझे लग रहा है कि कोर्ट में वो वाली आर्ग्यूमेंट शायद चल जाए कि अगर इलीगल है तो उसका बच्चा अंडर द जुरिस्डिक्शन, वो अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, वो तो इलीगली है वहां पर, तो उसका वो वाले बच्चे एक्सक्लूड हो जाएं, ये चांस है उसका। लेकिन जो वीसा वाले हैं मुझे लग रहा है उसको एक्सक्लूड करना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये एक तरह पार्डन? से हाँ जी। अनफेयर भी है। अगर अगर लेट अस से H1B के ऊपर है बच्चा, आई मीन ये पेरेंट्स, हुँ, और उनका बच्चा हुँ। होता है, ठीक है, और H1B एक्सटेंड होता रहता है, तो बच्चे ने 10 12 15 साल अमेरिका में ही लगाए हैं, वहां वो उसकी हाँ, परवरिश हुई है, उसको कोई और देश पता नहीं, उसको बोल दो कि भैया आप रह नहीं सकते, आपको इंडिया जाना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा, जिस देश का उसको कोई आइडिया नहीं है, दैट अच्छा, हाँ, दैट वुड बी अ राइट। लिटिल बिट अनफेयर। H1Bs के हाँ, बच्चे फिर H1B सारे अच्छा, H1B को सब अच्छा, सबको इम्पैक्ट पड़ेगा ना, स्पेशली आपने जब परमानेंट रेजिडेंट बनना इतना मुश्किल कर रखा है, आपने ग्रीन कार्ड इतना अच्छा, मुश्किल, स्पेशली इंडियंस के लिए ग्रीन कार्ड की इतनी लंबी वेट है, तो आप वहां पे H1B की तरह रह रहे हो, और आप रह रहे हो लंबे टाइम के, ऑब्वियसली यू विल गेट मैरिड, यू विल हैव किड्स देयर। अब आप पहले राइट, आपके राइट। बच्चे को स्टेटस मिल जाता था इमीडिएटली, अब नहीं मिलेगा। So it will impact मतलब illegal immigrants also और obviously minus green card holders and citizen, it will impact them also, right? हाँ, पर इवन इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए इन्फोर्समेंट इतनी आसान नहीं होगी, बिकॉज आज अब अमेरिका में जाते हो, हॉस्पिटल में आपका बच्चा होता है, हॉस्पिटल आपको बर्थ सर्टिफिकेट दे देता है, पेरेंट्स का नाम लिख देता है। अब हॉस्पिटल तो ठीक है। इमिग्रेशन स्टेटस नहीं पर पेरेंट्स का पता करता, ठीक है। अब अच्छा, उस हाँ। बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट हो गया उसके नाम के साथ, तो आप कैसे उसको एक्सक्लूड करोगे? वही चाहिए आपको बाद में पासपोर्ट बनाने को, वही आपका प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। अब आपको हुँ, हुँ। पहले फिर बच्चे को प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पेरेंट्स भी लीगली नहीं इलीगली नहीं आए थे या लीगली हुँ, आए हुँ, थे। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो अच्छा, ये इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड, है ना, तो ये इतना आसान नहीं है ये इसको इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करना। करना। हुँ, ट्रम्प की दाद हो गई, जो उसने एजेंडा बोला है वो उसके ऊपर 100% जा रहा है, सफल एंड डे होता 1 नहीं पर ही। होता, A1 पर सफल होता नहीं होता, हुँ, आप अपनी तरफ से प्रयत्न तो कर रहे हो ना, तो हुँ, और उसके अगर आप भारत में देखो, बात ही करते जा रहे हो, हुँ, जैसे टेक्स्ट बुक्स के बारे में मैंने बहुत लिखा हुआ है, हुँ, यूपीए ने भी 1 साल के अंदर सारी टेक्स्ट बुक चेंज कर दी थी आके, और तीस्ता शीतलवाद जैसे एकदम एंटी हिंदू लोगों को बिठा के टेक्स्ट बुक चेंज कर दी थी। और हुँ, वाजपेयी के टाइम भी मुरली मनोहर जोशी ने कर दी थी, वो जबकि उनके पास मेजोरिटी भी नहीं थी पूरी, हुँ, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप ना, अरे नहीं हो सकता, बहुत सिस्टम हमारे अगेंस्ट, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने करना था, आप हुँ, साल भर में भी कर देते, आप नहीं हुँ। करना तो आप 10 साल के बाद भी उसको एक्सक्यूज दे रहे हो। तो ये जो भारत और भारत और यूएसए के बीच में हम डिफरेंस देख रहे हैं, ये शेयर विल पावर का डिफरेंस है या पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काम करने का भी डिफरेंस है? नहीं, उसमें उसमें बहुत चीजों में इतना फर्क नहीं है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव के पास बहुत पावर होती है, सब कुछ पार्लियामेंट के थ्रू नहीं जाना होता, ठीक है। हुँ, बहुत सारी चीजें तो आप रूल चेंजेस से भी कर सकते हो, और और टेक्स्ट बुक चेंज करने के लिए आपको पार्लियामेंट थोड़ी चाहिए, ये तो हुँ, एग्जीक्यूटिव की पावर है, वो जब मर्जी चेंज कर दे। सीबीएसई ने करनी है, बल्कि वो उसमें कोई कोई एनसीईआरटी ने करनी है वो चेंजेस। बहुत सारी चीजें हैं जो कि पार्लियामेंट सिस्टम होना या ना होने का फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से आपके पास पार्लियामेंट में इतनी मेजोरिटी रही है, आपने बहुत सारे संशोधन आपने रैम थ्रू कर दिए हैं उसको बिना परेशानी के, तो जो आपने करना था वो आप कर ही रहे हो। वो पार्लियामेंट होना है, प्रेसिडेंशियल होने की कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने हुँ। करना ही है नहीं है तो आप कोई ना कोई उसका बहाना मारते रहोगे। तो अभी जैसे 10 साल हो गए हैं बीजेपी की सरकार को, तो कौन से ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो आपके हिसाब से हो जाने चाहिए थे बट स्टिल उसकी बातें ही हैं या प्रोसेस में है? नहीं, सबसे बड़ा लोग होगा कि आप 1 साल में टेक्स्ट बुक चेंज कर सकते हैं सारी की सारी, है ना। अब आपने हुँ, थोड़ा बहुत कर दिया, हाँ भी इस चैप्टर में हमने ये चेंज कर दिया है, ये वाला कर दिया, वो वाला नहीं। आप पूरा का पूरा, ट्रम्प ने बहुत क्लियरली अपनी स्पीच के अंदर बोला है कि द एजुकेशन इन द यूएस इज टेलिंग द चिल्ड्रन टू बी अशेम्ड ऑफ बीइंग अमेरिकन्स। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम टीचर्स द चिल्ड्रन टू बी अशेम्ड ऑफ बीइंग इंडियंस, टू बी अशेम्ड ऑफ बीइंग हिंदू, है ना, कि हिंदू बड़ा अत्याचारी है, कास्ट रिडन है, और वो पूरा
वो जीसस क्राइस्ट के बारे में चैप्टर्स हैं। ये सोचो, ये सेकुलर देश है, ये जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद के बारे में चैप्टर्स पढ़ा रहा है, बता रहा है कितना एलिटैरियन इस्लाम था। दोनों में से किसी का एक आलोचना नहीं है किसी भी टेक्स्ट बुक में। हम्म, और हिंदू की पूरी धर्म की आलोचना आप टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को सिखा रहे हो। तो ये कौन सा सेकुलरिज्म हुआ, ये कौन सा इवन हैंडेडनेस हुआ? तो ये क्रिस्टो इस्लामिक एजुकेशन आप बच्चों पे थोप रहे हो, और आपने उसके अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया। ठीक है, थोड़ी बहुत चेंजेस कर दिए, लेकिन इतना आइडियोलॉजिकल टेक्स्ट बुक थी कि आप जिस साल आए उस साल आप सारी की सारी बाहर फेंक सकते थे, और वो आपके पास तैयार थी। मुरली मनोहर जोशी वाली वापस कर लेते, क्या प्रॉब्लम थी? उनको रिवाइज कर देते, उस पर बड़ा काम हुआ था, है ना। आप 3 महीने में एग्जेक्टिव ऑर्डर से कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा पार्लियामेंट में जाना था? हमारे यहाँ तो हाँ, कभी आई थिंक इतने हाई मतलब पीएम के लेवल पे इस तरह बोला भी नहीं गया है। हाँ, कोई नहीं। अच्छा एक बात उनके बताइए, ये एजेंडा में जो चीज ये जो चीज है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम्स की एजुकेशन में ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बच्चों को इस तरह से इंडोक्ट्रिनेट कर रही है कि वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में अशेम फील कर रहे हैं। नहीं, डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम नहीं है पर से, ये मोस्टली लेफ्टिज्म की प्रॉब्लम है, क्योंकि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को उखाड़ना चाहती है। तो उखाड़ना चाहती है तो उसको उखाड़ने के लिए उनको रेवोल्यूशन के लिए तैयारी करनी है। रेवोल्यूशन के लिए तैयारी करनी है, उसका मतलब बताना है कि एग्जिस्टिंग सोसाइटी, एग्जिस्टिंग कल्चर कितना खराब है, ताकि लोग उसको फेंक दें, तो वो लेफ्टिस्ट एक आइडियोलॉजी है। लेकिन मजेदार बात है, अगर आप चाइना में देखोगे, चाइना ने एक बार कल्चरल रेवोल्यूशन किया, जो भी उन्होंने तहस किया, लेकिन आज चाइना में सारे टाइम प्राइड इन चाइना सिखाई जाती है बच्चों को। हर एंगल से उनको बताया जाता है कि चाइनीज कल्चर से प्राउड हो, चाइना असेंडेंट में है, चाइनीज सुप्रीमेसी उनको सिखाई जाती है। तो ये वैसे कम्युनिस्ट हो गया है चाइना, लेकिन एक बार फुल पावर में आ जाए तो फिर वो रिवर्स कर जाती है, क्योंकि उनका रेवोल्यूशन का मकसद पूरा हो। अच्छा, ये जो अपने कल्चर में प्राइड फील करना और सुप्रीमेसिस्ट फील करना, even if it happens at the cost of the facts of history, is that fine? Because obviously we would like to raise a nation like that. नहीं, the thing is कि facts of history, it doesn't have to happen at the cost of history, because India has so much to be proud of. और सुप्रीमेसी की तो जरूरत ही नहीं है। मैं तो चाइना का उदाहरण दे रहा था, सुप्रीमेसी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एज अ फैक्ट इंडिया हैज अमेजिंग अचीवमेंट्स ऑल थ्रू आउट हिस्ट्री। और आपने जो उसकी अचीवमेंट्स है, उसका कितना इन्फ्लुएंस हुआ बाकी देशों पे। सारा साउथ ईस्ट एशिया, जापान, चाइना, ये सारे के सारे भारत से इन्फ्लुएंस हुए, बुद्धिज्म फैला, और सारे ट्रेडिशंस हमारे कंबोडिया में इतना ह्यूज हिंदू टेम्पल है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया इंडो के ऊपर ही नेम्ड है। मलेशिया की भाषा को भाषा बोलते हैं, उसका नाम भाषा है। यानी कि वो सारी की सारी भाषाएं संस्कृत से के आधार पे बनी है। भारत की पूरी संस्कृति फैली हुई है। यूरोप में इतना इन्फ्लुएंस हुआ भारत का, उसके बारे में आप जिक्र ही नहीं करते। हमने तो गरुड़ से टेक्स्ट बुक भी एक बुक भी छापी थी, इम्पेरिशेबल सीड, कि लगभग सारा जो मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं स्कूल में वो भारत से गया है। आप क्यों नहीं बता रहे अपनी टेक्स्ट बुक में? आप अभी भी बता रहे हो कि पाइथागोरस ने ये थ्योरम इन्वेंट की, जबकि वो सब तरह से नकारा गया है कि पाइथागोरस की थ्योरम है ही नहीं वो, तो बौधायन की है, और उससे पहले भी है। तो आप वो क्यों नहीं बता रहे? क्या क्या कारण है कि आप सच नहीं बता रहे? अच्छा, एक ट्रम्प ने बात की है, he declared a national energy emergency to expand drilling. So now he is talking about, we are talking about non-renewable source of energy. तो आपको क्या लगता है, यदि अमेरिका में आज ये काबिलियत है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, और यदि बनता है उसको क्या चीजें चाहिए, और वर्ल्ड के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यदि अमेरिका अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए? जो एनर्जी का इशू है वो तो बहुत सिंपल है कि अमेरिका आज नेट ऑयल इंपोर्टर है, ठीक है। और बिकॉज अमेरिका इतना ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, तो वो मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में दखल भी इसलिए इतना ज्यादा देता है क्योंकि वो इतना बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और ऑयल कंज्यूमर है, ठीक है। और उसका सप्लाई मिडिल ईस्ट से आता है मोस्टली। तो उसको वेनेजुएला से आता है, मिडिल ईस्ट से आता है, रशिया से आता है। ये सब काफी मेजर सप्लायर्स हैं ऑयल के। तो एक तरह से अगर आपने वो भी पॉलिसी करनी है कि आप अमेरिका को फॉरेन वॉर से रिट्रीव करो, बाहर निकालो, तो आपको सेल्फ सफिशिएंट ऑयल में उसके लिए बनना पड़ेगा। ऑयल तो आप जितना कंज्यूम कर रहे हो उतना ही कंज्यूम कर रहे हो, यस। लेकिन ये नहीं है कि ऑयल कंजम्पशन बढ़ा रहे हो आप।
आप ऑयल का सोर्स हम्म, चेंज कर रहे हो कि आप मिडिल ईस्ट से ऑयल लेने की जगह आपके पास अमेरिका में बहुत अपना खुद रिसोर्सेज है, वहां करोगे, से क्यों नहीं ले रहे? अपने देखो, एनर्जी नीड्स में इंडिपेंडेंट हो जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं तो एक तो मिडिल ईस्ट मेडलिंग की उसको कम जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हम्म। और दूसरा ऑयल प्राइसेस ऑब्वियसली गिरेंगी क्योंकि इंपोर्ट इतना ज्यादा यूएस जो कर रहा है वो कम हो जाएगा। ये अलग बात है कि हम्म। ऑल्टरनेटिव एनर्जी को हमको ये नहीं है कि उसको हमको आइडियली ऑल्टरनेटिव एनर्जी की ग्रोथ भी होनी चाहिए साथ साथ, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एनर्जी से ग्रोथ का राइट। मतलब कि लॉन्ग टर्म आप ऑयल को रिप्लेस भी कर रहे हो, लेकिन आप इन द मीडियम टर्म अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट भी हो रहा है ऑयल में, ताकि वो इतना बड़ा उसका इंपोर्ट बिल नहीं है और इतना वो डिपेंडेंट ना हो। तो और जो सेकंड मैं बात कर रही थी कि यूएस में आज जिस वैल्यू पर डॉलर है, क्या काबिलियत है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए काफी कुछ है। पहले तो बहुत साल पहले नाफ्टा एग्रीमेंट हुई थी, जिससे काफी मैन्युफैक्चरिंग कनाडा और मेक्सिको में भी चली गई थी, कार्स की फॉर इंस्टेंस। हम्म। तो तो वो आपको आपको और वहां पे चीपर है लेबर, ऑब्वियसली मेक्सिको हैज चीपर लेबर देन अमेरिका। अब अमेरिका के अंदर लेबर कॉस्ट आप हाई रखोगे और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओगे, वो इतना आसान नहीं है। पॉसिबल नहीं, हाँ। आगे जाके हो सकता है रोबोटिक ऑटोमेशन और उस कारण से आप और मैन्युफैक्चर कर पाओ, वो भी संभव है। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से प्ले आउट होगा, लेकिन ये इतनी आसान चीज नहीं है, क्योंकि आप कंपनीज बाहर क्यों बना रही हैं गाड़ियां? इसलिए बना रही हैं क्योंकि वहां पे चीपर है बनाना, स्पेशली मेक्सिको एग्जैक्टली। और कनाडा जिसके साथ लैंड बॉर्डर है, वहां से लाना भी बहुत हम्म। आसान है। अब ये है, बात अलग है हम्म। कि वो टैरिफ्स लगाएगा अगर, तो हो सकता है हम्म। कंपनीज को लगे कि अमेरिका में बनाना चीपर हो गया क्योंकि टैरिफ्स देने पड़ रहे हैं वहां पर। तो वो सब देखना पड़ेगा कि किस तरह से आगे चलेगी बात। और अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी विड्रॉ कर लिया है। हाँ, ये ये एक तो इम्प्लीकेशन इसकी है कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी काफी कम हो गई है। पहले ट्रंप ने विड्रॉ किया था, बाइडेन आया उसने रीइंस्टेट कर दिया, फिर ट्रंप आया उसने विड्रॉ कर दिया, यानी कि आपकी कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी एज अ कंट्री नहीं है। हम्म। तो हम्म। उसके बारे में भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या होगा। दूसरी बात यह है कि एक बारी यूएस विड्रॉ कर देता है तो इन अ वे नेगोशिएटेड एग्रीमेंट है, जो आपके ऊपर बाइंडिंग भी तभी है जब बाकी सब देश भी कर रहे हैं। तो जो बाकी लोग वो हम्म। कहेंगे भाई हमको क्या जरूरत पड़ी है उन उन गोल्स को और मीट यूएस करने सबसे की, ज्यादा जब अमेरिका ही एमिटर नहीं कर होगा। रहा जो सब। और यदि वही पेरिस क्लाइमेट डील से विड्रॉ कर लेते तो उसका क्या वो रहेगा? एग्जैक्टली। अच्छा, एक तरफ तो ये तो बात है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की, और एक तरफ ट्रम्प ने जो है ईवीज पर सब्सिडीज हटा दी है। एंड ये कहा जाता है कि इलॉन तो उसका काफी अच्छा फ्रेंड है, एंड इलॉन तो इज लीडिंग इन डोगे एंड ऑल दैट। सो हाउ डज इट एड अप? नहीं, सीधी बात है ना, जो जो सब्सिडीज थी, फेडरल सब्सिडीज, उनकी लिमिट थी। एक कंपनी ओके। की अगर एक प्रोडक्शन लेवल ईवीज का एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो वो सब्सिडी कंपनी की ऑटोमेटिकली हट जाती है। तो टेस्ला की सब्सिडी ऑटोमेटिकली हटी हुई है आज, और अच्छा। बाकी कंपनीज की वो सब्सिडी मिल रही थी। तो सब्सिडी हटाने से तो ट्रम्प ये इलॉन को फायदा होगा, टेस्ला को फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी एडवांटेज ले लिया सब्सिडी को, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनकी सब्सिडी मिल चुकी है। अब उनका इतना अच्छा। लेवल हो गया प्रोडक्शन का, उनको मिल ही नहीं लगे। तो उनको 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 उन्होंने एडवांटेज ले लिया, लेकिन बाकियों का हटा दिया है। तो इट्स पुलिंग द लैडर आफ्टर यू क्लाइंब्ड इट। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, देखो ये बात काफी ट्रम्प ने जो बोली, ट्रम्प ने वॉर के बारे में बोली कि इफ यू आर इन अ वॉर, विन इट। इफ यू आर इन अ वॉर फॉर नो रीजन, गेट आउट ऑफ इट। एंड इफ देयर इज नो नीड टू बी इन अ वॉर, डोंट गेट इनटू इट। एंड सो मुझे ये जो ट्रम्प की अप्रोच है कि यूजलेस वॉर्स में अपने आप को नहीं डालना, दिस इज वेरी अपीलिंग। हाँ, नहीं, एक्चुअली सो क्या है ना कि फॉर ओवर द लास्ट मेनी डेकेड्स, स्पेशली जब हम्म। कोल्ड वॉर लड़ रहा था यूएस रशिया से, हम्म। उसके अंदर सब हर हर कंट्री में वो कोशिश कर रहे थे कि मैं ज्यादा इंटरफेयर कर सकता हूँ या वो ज्यादा इंटरफेयर को कौन काबू करेगा कंट्री को। ठीक है, तो वो हम्म। कोल्ड वॉर हर कंट्री में लड़ी जा रही थी एक तरह से। उसके बाद जब हम्म। सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो एक ह्यूज एनजीओ इकोसिस्टम खड़ा हो गया, जिसमें वो कोल्ड वॉर चाहे बंद भी होगी, लेकिन वो अमेरिकन एजेंडा वो एनजीओज और सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना एजेंडा हर कंट्री में
चलाते थे, और जिस कंट्री का भी उनका मन करे, जो टो नहीं कर रहा उनकी लाइन, उसको वो डिस्टेबलाइज कर देते थे इंटरनली, एजिटेशन करा के, अरब स्प्रिंग बोला जाता है और चीजें। तो वो उनका चलता रहा है। और आपने अभी देखा, ये हाल ही में देखा है अभी कैसे किया बांग्लादेश में, उन्होंने कू कराया, ठीक है, पूरा रिप्लेस कर दिया, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसको रिप्लेस कर दिया, और यूएस ने कू नाम शब्द तक नहीं यूज किया उसके लिए। हाँ, इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि उन्होंने कराया। नहीं तो किसी भी और जगह अगर ऐसा हुआ होता कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भाग रहा है और आर्मी उनको डिफेंड करने से रोक रही है, उसके बाद एक आपने वेस्टर्न पपेट उसका इंस्टॉल कर दिया एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, और कहीं ऐसा होता तो वो कू ही बोलते उसको, लेकिन इसके अंदर उन्होंने कू नहीं बोला, और उसका कुछ और नाम, हाँ रेवोल्यूशन हो गया, ये हो गया, कुछ भी नाम दे दो वो तो बात। तो ये सब यूएस करता रहा है, और वॉर्स के अंदर भी अलग अलग जगह जाकर घुसता रहा है, जिससे ज्यादातर उसने नुकसान ही कराया अपनों को भी और औरों को। आपने इराक वॉर आपने किस प्रिटेक्स्ट में की? एक तो वेपन्स ऑफ मास रिडक्शन है, और इराक 9/11 अटैक से जुड़ा हुआ था, दोनों फॉल्स थे, है ना। ना इराक का कोई 9/11 से लेना देना था, और ना ही वेपन्स ऑफ मास रिडक्शन थे वहां पे। तो आपने एक एक्सक्यूज करके वहां पे वॉर कर दी, और वॉर करके आपने सिर्फ तबाही की। आपकी वॉर के कारण पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हुआ, उसके कारण आइसिस बढ़ा, उसके कारण इतने यजीदी मारे गए, इतने इराकी मारे गए, कर्ड्स मारे गए। तो आपने नेट सिर्फ तबाही मचाई है, आपने कुछ भी पॉजिटिव एक्शन नहीं किया आपके फॉरेन इंटरवेंशन। तो जो भी यूएस प्रेसिडेंट ये चीज इम्प्लीमेंट करना चाहता है वो ऑलवेज डीप स्टेट से कॉन्फ्लिक्ट में आएगा ही आएगा। एंड डीप स्टेट का क्या इंटरेस्ट होता है इस चीज को परपेचुएट करने का, फालतू के वॉर्स को? डीप स्टेट इज नॉट वन थिंग, डीप स्टेट एक नाम दे देते हैं, डिफाइन डीप स्टेट, आप बताइए क्या होता है? हाँ, पूरा एक तरह से नेट, एक तो जो सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सारे एजेंसीज में इन्वॉल्व हैं, यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व है, एफबीआई में इन्वॉल्व है, सीआईए में इन्वॉल्व है, वो सारे लोग हैं, ठीक है। और एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन है, फोर्ड फाउंडेशन है, काफी ये एक वो है। और तीसरा ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एक जैसे यूक्रेन को ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं वॉर के लिए, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वापस वो अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के पास आते हैं। तो अलग अलग कांग्रेस, जो उनकी यूएस कांग्रेस है, उसमें सेनेटर्स हैं या कांग्रेस पीपल हैं, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में फैक्ट्री चाहिए, तो वो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है। तो वो एक तरह का किकबैक स्कीम है पूरा। तो बहुत तरह से ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जाके वॉर करेगी, और आर्म्स बेचेगी। आर्म्स बेचने से जो यूएस की आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग है वो आगे बढ़ेगी। तो ये एक पूरा सिलसिला चलता रहा है, बहुत बहुत समय तक चलता रहा है, लेकिन उसके कारण सिर्फ यूएस ने तबाही मचाई है दुनिया में, और उससे कोई जीत नहीं हुई है उसकी, ना उसने कोई फ्रेंड्स बनाया है उससे। तो एक तरह से ये ट्रम्प का स्टैंस कि हम ये फॉरेन वॉर से निकलेंगे, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी अगर डिसमेंटल होता है तो यूएस में और बहुत इनोवेशंस हैं जो कर सकता है वो। आपने सिर्फ तबाही के बेसिस पे क्यों अपनी इकोनॉमी चलानी है? अच्छा, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ है, वेपनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट पॉलिटिकल एडवर्सरीज ऑफ प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? बाइडेन ने बहुत सारे पार्डन्स दिए थे। नहीं, ये तो है ना कि इन्होंने, एफबीआई ने डायरेक्टली जैसे ट्विटर को और फेसबुक को बोला कि आप हंटर बाइडेन का लैपटॉप था, जो बाइडेन का बेटा है, उसका एक लैपटॉप किसी दुकान में रह गया, और उसके बाद वो किसी एजेंसी के हाथ लग गया, तो उनको पता लगा कि हंटर बाइडेन बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, इंक्लूडिंग पेडोफिलिया, रेप, काफी कुछ, और उसका जो बाइडेन भी उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन एफबीआई ने टारगेटेड वे से जब इलेक्शन हो रहा था पिछला ट्रम्प और बाइडेन का, वो बोला कि ये सब रशिया डिसइंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि वो स्टोरी को ही उन्होंने मार दिया, किसी को ना मीडिया को रन करने दिया, ना सोशल मीडिया में भी पोस्ट करने दिया। अगर सोशल मीडिया में उसके बारे में आप पोस्ट भी करते थे तो आपका अकाउंट वो कैंसिल कर देते थे, बैन कर देते थे। इतनी हद तक सेंसरशिप की, एंड दैट सेंसरशिप was orchestrated by the government agencies to aid one political party over another, है ना।
अच्छा। to aid the Democrats and Biden from being to be elected, they did all of this to for that reason. तो अच्छा। वो तो आप इंटरफियरेंस कर रहे हो, एजेंसी का काम है एग्जेक्टिव को ओबे करना, उनका ये काम नहीं है कि कौन एग्जेक्टिव होगा। आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबवर्ट कर रहे हो, यूएस की खुद ही सबवर्ट कर रहे हो इन द गवर्नमेंट। ये तो इंडिया एक में भी तरह है, की ये तो हर एमरजेंसी जगह होता ही है। नहीं, हर जगह नहीं होता है, ये उस तरह से नहीं होता है। इंडिया में बहुत बड़े स्कैम्स और स्कैंडल्स सरकार के बारे में छपे ही हैं, जो जो इन ओके। पावर सरकार है या वो है। आई मीन यूपीए के टाइम भी टू देयर क्रेडिट इतने सारे स्कैम्स आए थे, मीडिया में आए थे, तभी तो फिर वो लोगों ने इनको हटाया। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप जाके कहो कि भी आप गवर्नमेंट एजेंसी जाके कहे कि नहीं नहीं आप बीजेपी के अगेंस्ट क्यों लिख रहे हो, अखबार वालों को बोलो। भैया अखबार वाले तो लिखेंगे जो भी उनके न्यूज है उसके बेसिस पे। तो इंडिया दैट वे हैज बीन मच मोर डेमोक्रेटिक। सरकार के खिलाफ रोज ही आता है अखबार में कुछ ना कुछ। तो उस न्यूज का कैसे पता चला? उस न्यूज को मेन स्ट्रीम चैनल्स में दबाया गया था, बट सोशल मीडिया के थ्रू आई हंटर बाइडेन की न्यूज। नहीं, सोशल मीडिया में भी दबाया गया, लेकिन ओवर अच्छा। टाइम जब इलॉन ने एक्स को एक्वायर किया तो फिर उनको सारा वो कॉरेस्पॉन्डेंस मिला, क्योंकि ट्विटर वाली साइड पे तो वो था कॉरेस्पॉन्डेंस। ट्विटर को जब एक्वायर किया तो उसके बाद उन्होंने ट्विटर फाइल्स करके कुछ जर्नलिस्ट ने पूरा एक्सपोजे किया कि ये हमको रिक्वेस्ट आते थे एफबीआई से, ऐसा होता था वैसा होता था। मीनवाइल वो हंटर बाइडेन लैपटॉप की इंक्वायरी भी अलग से चल रही थी, जिसमें कांग्रेस भी इन्वॉल्व थी, जो दोनों पार्टीज के लोग इन्वॉल्व थे। तो वो भी धीरे धीरे वैलिडेट होती रही कि वो स्टोरी ट्रू थी, और ऊपर से यहाँ से एक्सपोजर भी हो गया कि इस तरह से प्रेशर डाला जा रहा था ट्विटर पर। तो ये जो ट्रम्प का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रिवेंटिंग गवर्नमेंट सेंसरशिप ऑफ फ्री स्पीच, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में है? बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे आपको तो याद है कि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट उन्होंने बैन कर दिया था ट्विटर ने। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसका अकाउंट आपने बैन कर दिया था। तो क्या प्रिटेक्स्ट क्या था? तो नहीं, वो जनवरी 6 जब वो हुआ था ना वहां पे कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ट्रांजिशन ऑफ पावर और ये वो, तो अच्छा अच्छा अच्छा। जब वो उसके बारे में ट्वीट कर रहा था तो उसका अकाउंट बैन कर दिया था। इट फील्स लाइक इंडिया से भी ज्यादा वो है। हाँ बिल्कुल, बास्केट केस है एकदम, बनाना रिपब्लिक वाला केस है। और खैर यूएस मीडिया हमेशा ही बहुत ज्यादा कंट्रोल रहा है। हमको आइडिया नहीं है कि यूएस मीडिया कितनी हद तक कंट्रोल्ड है। यानी कि इट हैज ऑलवेज बीन अ कॉर्पोरेट मीडिया, देयर इज नो फ्री प्रेस इन अमेरिका। उसका सिर्फ नाम है उसका, क्योंकि तो यहाँ वो बैठे हमेशा बैठे ये गवर्नमेंट की इम्प्रेशन लाइन क्यों पर। जाता है कि यूएस इज अ पैरागन ऑफ फ्रीडम? नहीं, वो रहा है उस तरह से, लेकिन जो मीडिया है वो कॉर्पोरेट ओन्ड है, और जो मीडिया है वो हमेशा दबाव में रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया के आने से और उस आने से लोगों को एज अ कोर्ट यू वर अलाउड फ्री स्पीच, ठीक है, एज अ लीगल प्रैक्टिस इंडिया से ज्यादा। लेकिन इन 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 अ प्रैक्टिकल सेंस, क्योंकि आप बड़ी कॉर्पोरेशन जो सारा मीडिया को ओन करती है, और बड़ी कॉर्पोरेशन के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो गवर्नमेंट से इनलाइंड है, ठीक है, तो वो कोई बहुत ज्यादा डिविएशन नहीं करेंगे। तो यू आर फ्री टू से वट एवर यू वॉन्ट, बट वी विल डिसाइड व्हाट यू वांट, यू नो। सो तो ये फ्रीडम है। अच्छा। आपका इंटरेस्ट नहीं है कि आप सच बोलो, आपका इंटरेस्ट यही है कि आप झूठ बोलो, फ्रीडम है आपको। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में ट्रम्प ने पनामा कनाल पे स्टेटमेंट दी है, एंड मैंने पढ़ा कि ही इनकरेक्टली क्लेम दैट यूएस शिप्स आर ओवरचार्ज एंड मिसट्रीटेड एट द पनामा कनाल। सो मेरा क्वेश्चन है, क्या थोड़ी सी पनामा कनाल के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री देके बताइए, क्या यूएस नीड्स टू रीनेगोशिएट इट इन इट्स इंटरेस्ट? यूएस हेल्प टू बिल्ड द पनामा कनाल, ठीक है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सारा का गल्फ ऑफ मैक्सिको से, जिसको आप गल्फ ऑफ अमेरिका बोल रहे हैं, उससे सारा शिपिंग ट्रैफिक आपका ईस्ट में जाना है। कहीं पे भी आपको न्यूयॉर्क से भी आपको जापान जाना है, तो आप पनामा कनाल के थ्रू ही जाओगे, है ना। अदरवाइज आपको क्योंकि पूरा वो आपने लंबा जो रूट जहां लेके से जाना भी, पड़ेगा साउथ अमेरिका के नीचे से। नहीं लंबा रूट तो है ही नहीं कोई, नहीं, है ना। अदरवाइज ये करना पड़ता यदि वो कैनाल नहीं होती। हाँ ये करना पड़ता, नहीं तो आपको दूसरा लंबा रूट जाओ कि आप अटलांटिक से और एशिया इंडियन ओशन से और उधर जाओ। और पनामा ये कनाल तो हाँ। बहुत ही इसेंशियल है वो, ठीक है। लेकिन जो ट्रम्प ने बोला है, मैंने खुद वेरीफाई नहीं किया, कि उसका कंट्रोल भी चाइनीज ने ले लिया है पनामा कनाल का। उसके ऑपरेशनल कंट्रोल चाइनीज कर रहे हैं अब। तो ऑब्वियसली चाहे वो कहेगा, बल्कि ट्रम्प ने अपनी स्पीच में कहा कि भी हमने तो पनामा को दिया था, चाइना को थोड़ी दिया था ये कनाल। या तो अच्छा। आप चाइना को हटाओ वहां से, नहीं तो हम उसको वापस हाँ। ले लेंगे।
पनामा कैनाल को। नहीं तो इट्स वाइडली नोन कि चाइना के पास चला गया है। पता है ये कुछ ट्रम्प इंटेलिजेंस पे बोल रहा हो या जो भी है, आई मीन चाइना क्या कर रहा है उसमें मेरे को उसकी डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन बट चाइना तो हर ही जगह घुसा हुआ है, तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा कि चाइना वहां पे भी घुस गया। और हाउ डू यू रीड विवेक रामास्वामी का डोगे से एग्जिट? मेरे को वैसे शुरू में ही थोड़ा सा अजीब लगा था। क्या है ना कि ये दोनों बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटीज हैं, इलॉन और विवेक, ठीक है। हम्म आप हम्म गवर्नमेंट एफिशिएंसी का डिपार्टमेंट रन कर रहे हो और शुरू में ही आपने दो लोगों को लगा दिया, वो तो वैसे ही हम्म इनएफिशिएंट है। हेड तो एक ही होना चाहिए था। कहने को दोनों का ही काम दिया था उन्होंने, अच्छा लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि विवेक को पूरा साइडलाइन किया है। उसको इनॉग्रेशन में भी वो पीछे खड़ा था, और हो सकता है कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि सेनेटर के लिए या गवर्नर के लिए लड़ने का कुछ कुछ प्लान है या कुछ है। तो आई थिंक विवेक इज गोइंग टू बी देयर इन अ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। ओहायो के गवर्नर के लिए बोल रहे हैं ना शायद। हाँ, ओहायो के गवर्नर के लिए भी। तो लेट अस सी, आई डोंट थिंक विवेक्स करियर इज ओवर, लेकिन वैसे भी इट वाज काइंड ऑफ अ साइडी पोजीशन ओनली, यू नो। इवन इलॉन कोई करियर की तरह थोड़ी देख रहा है, वो तो एक दो साल का प्रोजेक्ट है वो। 4 साल नहीं नहीं, रहना था उसकी डोगे? डेडलाइन है, डोगे की अच्छा डेडलाइन है 2026 की डेडलाइन है। उसमें ऑलरेडी किल स्विच बिल्ट इन है कि आपको 2 साल में ये एजेंसी चली जाएगी। भी वही रह गया तो फिर एफिशिएंसी की क्या बात कर रहे हो, उसने अपना ही वो फिर बसा तो लिया। और आपने बढ़ा दिया ना, एक और डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया। बना या दिया। इंडिया में होता तो ऐसे ही होता है, एक सरकार का एक और डिपार्टमेंट हो गया, उसकी भी पेंशन लग गई उसमें, है ना। तो एग्जैक्ट। वो भी अगर आपको लाइफ, और अगर आपको वो लाइफ टाइम चलाते रहना डिपार्टमेंट, तो आपको गवर्नमेंट को इनएफिशिएंट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक्चुअली हाँ में एफिशिएंट होगी तो आपका कोई काम नहीं एफिशिएंट रहेगा। होगी तो उसकी तो यूटिलिटी क्या रहेगी? तो आपको हाँ इनएफिशिएंट रखना होगा और उसको चलाते रहना पड़ेगा। ये ऐसी ऐसी इस तरह से चलती है ना सरकारी सरकारी काम सारे। ये आपने बोला तो किल स्विच किल ना? स्विच का मतलब पहले से उसके एंड डेट है डोगे की। ट्रम्प ने ये बोला कि देयर विल बी ओनली 2 genders फ्रॉम नाउ ऑन, मेल एंड फीमेल। इट इज केम अक्रॉस द फनीएस्ट स्टेटमेंट दैट ही मेड। तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या मतलब है इस चीज का? नहीं, क्या है ना, अमेरिका में बहुत पागलपन हो गया था आजकल ये जेंडर हम्म उसके ऊपर, ठीक है। हाँ और प्रॉब्लम क्या है, जो सुपर प्रोग्रेसिव है, दे आर अनएंकर्ड पीपल, दे आर नॉट एंकर्ड इन हाँ एनीथिंग। फॉर इंस्टेंस, हाँ बोथ साइड्स आर एक्चुअली नॉट ट्रू। लोग कह रहे कॉमन सेंस है कि टू 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 सेक्सेस है, अभी जेंडर्स की नहीं बात करते, दो टू सेक्सेस कह रहे कॉमन सेंस है, बट इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। हर सोसाइटी में हाँ 3 सेक्सेस रहे हैं। हाँ, भारत में भी हिजड़े रहे हैं, बहुत पहले रहे हैं, ठीक है। और वो रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट क्लास, यू नो, दे हैव देयर ओन फंक्शन इन सोसाइटी, दे आर रिस्पेक्टेड इन देयर ओन वे, एंड वो उनका उनका पूरा एक उनका स्थान है। तो 3 सेक्सेस हैं, 2 सेक्सेस नहीं है, 3 सेक्सेस हैं। लेकिन जो प्रोग्रेसिव है, बिकॉज वो अनएंकर्ड हैं, वो वोट हम्म करते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि हंड्रेड्स ऑफ जेंडर्स भी हो सकते हैं, हर कोई बता सकता है मेरा कौन सा जेंडर है, यू जस्ट हैव टू डिक्लेयर योर जेंडर। अब ऐसा हो गया कि कोई आदमी है जो प्रिजन में जा रहा है, उसको रेप के लिए सेंटेंस हो गया कि आप प्रिजन में जाओ, वो सेंटेंसिंग से के टाइम कह देता है नहीं मैं तो वुमेन हूं, मैंने डिक्लेयर कर दिया हाँ मैं वुमेन हूं। So that rapist is then put into a women's prison. माय गॉड। They get a free reign for their predatory behavior and their criminal activity in a women's prison. और बल्कि वुमेन ने सू किया है वॉशिंगटन स्टेट में, एक वुमेन प्रिजनर ने सू किया है ऑफ हाउ मच असॉल्ट एंड डिस्कम्फर्ट शी हैड टू फेस, बिकॉज उसका जो रूममेट था वो मेल ट्रांसजेंडर, जो जो फीमेल हु इज शोइंग अप एज अ वुमन, वो उसको असाइन कर दिया, और उसने कितना बर्बादी की उस प्रिजन में। तो आप बिल्कुल अब्सर्ड चीजें आप करने लग जाते हो कि भी जिसने बोल दिया मैं वुमन हूं तो मैं वुमन हूं, और उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन करते हो तो आप बिगेट हो, आप बहुत ट्रांसफोबिक हो। तो वो सब इतना एक्सट्रीम हो गया था, तो उसको, और सिमिलरली फॉर स्पोर्ट्स, अगर कोई बोल दे कि मैं लड़की हूं, तो आप जो मेल स्विमिंग टीम में थे, आप सडनली फीमेल स्विमिंग टीम में कम्पीट कर रहे हो, और जो मेल स्विमिंग टीम में आपका 5वां नंबर भी नहीं आ रहा था, अब आप गोल्ड मेडल जीत रहे हो वुमेन स्विमिंग टीम में जाके। तो ये सब हो रहा था। नहीं तो अभी क्या होगा? अभी वो सब डिसअलाउड हो गया है, वो कुछ नहीं हो सकता, ये मतलब हुआ इस चीज का? जो ऑलरेडी ट्रांस हैं, जो ऑलरेडी, आई डोंट नो गेज लेस्बियंस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, जो ऑलरेडी उस स्टेट में है, उन लोगों का क्या होगा? दे आर लेफ्ट इन लर्च, उनका क्या भविष्य है आगे? गेय लेस्बियन का इशू डिफरेंट, गेय लेस्बियन का इशू डिफरेंस है, ट्रांस का इशू डिफरेंट है। गेय लेस्बियन तो पहले भी थे, गेय लेस्बियन का इशू नहीं है।
ट्रांस के दो तीन टाइप के हैं। एक तो है जो ट्रांस है प्री ऑप बोलते हैं उनको, यानी कि जिन्होंने कोई सर्जरी वर्जरी नहीं कराई है, ठीक है, वो एक किस्म के हो गए। और जिन्होंने सर्जरी कराई है उनके, जिन्होंने नहीं कराई है उनके लिए इतनी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को इन्होंने हार्मोन ब्लॉकर्स और क्या क्या दिए हुए हैं, ड्रग्स भी बहुत दी हुई हैं। तो जिन्होंने जिन्होंने सर्जरी कराई है उनको लिए काफी बड़ी समस्या है, बिकॉज यू नो लाइक आपने सर्जरी करा ली, आपने अपने ब्रेस्ट कटवा लिया एज अ गर्ल because you wanted to be as a man and now you cannot even be a man, so it's going to obviously be very hard and traumatic for those people. But the problem is the ideology that got them into that situation in the first place. हाँ, I mean, और जैसे philosophically I don't agree that there are only two sexes, there are actually three sexes, that's how it's always been, ठीक है। तो अगर वो क्योंकि एक इनसेन पॉलिसी थी उसको आपने पुश बैक किया है, तो आपने दूसरी पॉलिसी भी आपकी इनसेन ही है, क्योंकि इंडिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो 3 सेक्सेस होते हैं, ठीक है। और 3 सेक्सेस अगर होते हैं तो आप जो थर्ड सेक्स था उसको अपनी कैटेगरी दे देते हो, कोई समस्या नहीं थी, है ना। थर्ड सेक्स की अपनी कैटेगरी है, आपने अपना थर्ड सेक्स करना है तो आप रख लो, और आपने ऑपरेशन करा लिया तो आप थर्ड सेक्स बन गए, है ना। तो आप सो यू कैन नॉट एनक्रोच वुमेन स्पेसेस कि अब मैं वुमेन बन गया हूं, बिकॉज आप वुमेन नहीं बने हो, आप थर्ड सेक्स ही हो। और आप बाय बर्थ भी इंटरसेक्स हो सकते हो, कई लोगों की डिफॉर्मिटी होती है, कुछ और चीज होती है, बाय बर्थ भी इंटरसेक्स हो सकते हो, तो उसके लिए आप थर्ड सेक्स अपने आप को डिक्लेयर आपको होना चाहिए अनुमति, लेकिन अमेरिका ने वो निकाल लिया। इंडिया में आजकल फॉर्म्स में आप थर्ड सेक्स भर सकते हो, मेल फीमेल अदर आपके पास ऑप्शन है, लेकिन हमारे यहाँ उसके बारे में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बिकॉज कनेक्शन बहुत खराब है, इसलिए मैं एक फाइनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट ने ओथ ली, वो बाइबल पे ली, यूके में प्राइम मिनिस्टर ओथ लेता है तो वो बाइबल पे लेता है, और और हमारे यहाँ जो ओथ है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे ली जाती है, और हमें सारे सेक्युलरिज्म का लेक्चर देते हैं। इस चीज पे आप क्या बोलना चाहते हैं? वो कंट्रीज अपने टेक्स्ट पे ओथ लेके भी सेक्युलर हैं। नहीं, वो तो हर तरह से ही है। आप सारे कंट्रीज को देखो, जर्मनी में चर्च टैक्स कलेक्ट होता है सिटीजन से, जो चर्च को जाता है, और वो भी अपने आप को सेकुलर बोलता है। और जो यूके है उसके अंदर चर्च ऑफ इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव, चर्च ऑफ इंग्लैंड नेशन ऑफ द किंग में भी इन्वॉल्व है, यू नो, वो भी आपका सेकुलर है, ठीक है, वो मोनार्की है, तो वो तो उनकी। और जो आपका यूएस है उसका जो डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म है, उसमें आप चर्च में वोट नहीं मांग सकते हो किसी पार्टी के लिए, ना आप मॉस्क में मांग सकते हो, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि आपको फिर पॉलिटिकल पार्टी की तरह, पॉलिटिकल ग्रुप की तरह रजिस्टर करना पड़ेगा, पैक की तरह रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया के अंदर तो आप मॉस्क के अंदर बोल सकते हो इसको वोट करो, उसको वोट करो, चर्चेस भी सारे बोलते हैं कि इसको वोट करो। तो आपने ना यूरोपियन सेकुलर अपनाई और अपना भी पूरा ट्रेडिशन खो दिया, और ना उनका ढंग से फॉलो किया, और कॉन्स्टिट्यूशन को होली बुक बना लिया। होली बुक का आइडिया वैसे भी, ये आपने बाइबल बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली, है ना, जो वो भी अब्सर्ड है। हम कभी होली बुक डिटरमिन्ड सोसाइटी हुए ही नहीं है, तो वो हर तरह से वो बेवकूफी है। बुक के ऊपर ओथ लेना भी बेवकूफी है। अभी आपको गीता पे ओथ ले लो, पर हमने कब बुक के ऊपर ओथ लिया? हमारे ट्रेडिशन में कहा है बुक के ऊपर ओथ लेना? बुक के ऊपर ओथ लेना ही हमारा ट्रेडिशन नहीं है। चेंज भी कर दो फिर भी हमारा ट्रेडिशन नहीं है। सो ना ही हम सेक्युलरिज्म लेटर में फॉलो कर पाए, ना ही स्पिरिट में, ना लेटर में ना स्पिरिट में। मैंने तो बोला ना, हमारा क्रिस्टो इस्लामिक स्टेट है, जिसके अंदर 2 रिलीजन्स को आपने प्रिविलेजेस दे रखी हैं। वो बाकी सारा जो सेकुलरिज्म का आपने ढोंग रचा है, वो सिर्फ इसलिए है कि वो 2 रिलीजन आगे बढ़ पाए। अगर उन 2 रिलीजन के अगेंस्ट बोलोगे तो आपको बोलेंगे कॉम्युनल हो, और अगर उनके फेवर में बोलोगे तो आपको बोलेंगे सेकुलर हो। ठीक है, धन्यवाद संक्रांत जी। इसी के साथ हम अपना शो रैप अप करते हैं, और आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हम उनको ट्रैक करते रहेंगे, और आप प्लीज हमारे पास आते रहिएगा। थैंक यू।